नमस्कार। भारत में न्याय की पूरी तस्वीर बदल रही है। वो कानून जो हमारी आपकी सुरक्षा और अधिकारों से सीधे जुड़े हैं, अब एक बिल्कुल नया रूप ले रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के आने के बाद कोई भी क्रिमिनल केस एक शिकायत से लेकर फैसले तक का सफर आखिर तय कैसे करता है। पहले तो जरा इस बदलाव के पैमाने को समझिए। हम 150 साल से भी ज्यादा पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को अब पीछे छोड़ रहे हैं। उनकी जगह ले रहे हैं 2023 के ये नए कानून। और अगर इसे सीधी सादी भाषा में समझना हो तो बीएनएस ये बताता है कि अपराध क्या है और बीएनएसएस ये बताता है कि उस अपराध का मुकदमा चलेगा कैसे। हम इस पूरी यात्रा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि इस नई युग का मतलब क्या है, फिर कोई मामला अदालत तक पहुंचता कैसे है, उसके बाद सबूतों का खेल कैसे चलता है, फिर फैसले और उसके नतीजे क्या होते हैं, और आखिर में टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को कैसे बदल रही है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, न्याय का एक नया युग। आखिर इन नए कानूनों की नींव रखी किस सोच पर गई है। सबसे पहले तो ये समझें कि एक क्रिमिनल ट्रायल होता क्या है। देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें कोर्ट सबूतों के आधार पर यह तय करती है कि कोई इंसान दोषी है या बेगुनाह। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित और आरोपी दोनों के साथ इंसाफ करना है। और इन नए कानूनों का सबसे बड़ा मकसद यही है कि सालों की देरी और उलझी हुई प्रक्रियाओं को खत्म करके इसे आसान और पारदर्शी बनाया जाए। एक और जरूरी बात, हर केस एक ही तरीके से नहीं चलता। अपराध जितना गंभीर होता है, अदालत उतनी ही बड़ी होती है। जैसे हत्या या रेप जैसे संगीन मामलों की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होती है, जबकि 2 साल तक की सजा वाले छोटे-मोटे अपराध मैजिस्ट्रेट देखते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गंभीर मामलों पर पूरा ध्यान दिया जा सके और छोटे मामले जल्दी से जल्दी निपटें। ठीक है, तो कोई मामला कोर्टरूम तक पहुंचता कैसे है? चलिए एक शिकायत दर्ज होने से लेकर आरोप तय होने तक के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एफआईआर से, जो अब फिजिकली ही नहीं ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है। एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि पुलिस को अब 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। ये जो टाइम लिमिट है ना, ये न्याय में देरी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। जांच के बाद पुलिस या तो चार्जशीट दाखिल करती है या फिर केस बंद करने की रिपोर्ट देती है। इसके बाद ही मैजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है भी या नहीं। अब आता है एक ऐसा कदम जो निष्पक्ष न्याय की नींव है। अदालत ये पक्का करती है कि पुलिस के पास मौजूद हर एक दस्तावेज की कॉपी आरोपी को मिले। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये न्याय का मूल सिद्धांत है। जरा सोचिए, कोई अपना बचाव कैसे करेगा अगर उसे ये पता ही ना हो कि उसके खिलाफ आखिर सबूत क्या हैं। एफआईआर की कॉपी, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब मिलने पर ही तो बचाव पक्ष अपनी तैयारी कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। अब हम मुकदमे के दिल में पहुंच चुके हैं, सबूतों की जंग। यहीं पर केस बनता है या बिगड़ता है, जब दोनों पक्ष अदालत के सामने अपने अपने पत्ते खोलते हैं। तो कोर्ट रूम में सबसे पहले जज आरोपी पर लगे आरोप पढ़कर सुनाते हैं। इस मोड़ पर आरोपी के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अपना गुनाह कबूल कर ले या फिर कहें कि मैं बेगुनाह हूं और मुकदमे का सामना करूंगा। अगर आरोपी मुकदमे का सामना करना चुनता है तो पहली बारी आती है प्रोसिक्यूशन की, यानी सरकारी वकील की। हमारे कानून में आरोप साबित करने का बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। उन्हें ही अपने गवाहों और सबूतों से यह साबित करना पड़ता है कि आरोपी ही दोषी है। और अब सबूत सिर्फ कागजों या गवाहों तक ही सीमित नहीं है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सीसीटीवी फुटेज, ईमेल्स और कॉल रिकॉर्ड जैसे डिजिटल सबूतों को पूरी कानूनी मान्यता दे दी गई है। यह आज के डिजिटल जमाने में न्याय के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। प्रोसिक्यूशन की सारी दलीलें और सबूत देखने के बाद अदालत सीधे आरोपी से बात करती है। यह एक बहुत ही अहम मौका होता है, जहां आरोपी को अपने खिलाफ रखे गए हर सबूत पर अपनी सफाई देने का सीधा मौका मिलता है, वो भी बिना किसी वकील के जरिए। और अब बारी आती है कहानी के दूसरे पहलू की। बचाव पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करता है ताकि वो प्रोसिक्यूशन के केस में शक पैदा कर सके और ये साबित कर सके कि आरोपी बेगुनाह है। सबूतों और दलीलों का दौर खत्म। अब हम मुकदमे के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं, फैसला और उसके परिणाम। यहीं पर अदालत अपना निर्णय सुनाती है और आगे की कानूनी राह तय होती है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत एक फैसले पर पहुंचती है और इसके सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। पहला, अक्विटल यानी बाइज्जत बरी, या दूसरा, कन्विक्शन यानी दोषी करार। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर सजा पर बहस होती है। मिसाल के तौर पर नए बीएनएस कानून में चोरी के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अदालत अपराध कितना गंभीर था, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सजा तय करती है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। हमारी न्याय प्रणाली में अपील का अधिकार एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। दोषी व्यक्ति ऊपरी अदालत में जाकर फैसले को चुनौती दे सकता है। और एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, अगर किसी को मौत की सजा दी भी जाती है तो उसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि हाई कोर्ट उस पर अपनी मोहर न लगा दे। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी प्रणाली को 21वीं सदी में लेकर आ रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, अब एफआईआर और समन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जा सकते हैं, जिससे महीनों की देरी खत्म हो जाएगी। गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश कम होगी। पूरी की पूरी केस फाइल डिजिटल होगी, जिससे प्रक्रिया न सिर्फ पारदर्शी होगी बल्कि बहुत तेज भी हो जाएगी। ये न्याय का एक नया डिजिटल चेहरा है। तो कुल मिलाकर बीएनएस और बीएनएसएस का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा न्याय का ढांचा तैयार करना जो आधुनिक हो, पारदर्शी हो और नए भारत की जरूरतों को सही मायने में पूरा कर सके। कानून तो बन गए हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच वाकई उस आम आदमी को तेजी से न्याय दिला पाएगी जिसका सालों से इंतजार है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।